डीसी मोटर इंट्रोडक्शन। इसकी बनावट डीसी जनरेटर के समान होती है, इतना केवल इतना होता है कि डीसी जनरेटर का फ्रेम खुला होता है, जबकि डीसी मोटर का फ्रेम जालियों से पूर्णतः बंद रहता है। डीसी मोटर विद्युत शक्ति से चलती है और उसकी शाफ्ट पर यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है। डीसी मोटर की रेटिंग एचपी में ली जाती है, जबकि जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन डीसी मोटर तथा एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन एसी मोटर कहलाती है। डीसी मोटर की कार्यविधि। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर यांत्रिक बल कार्य करता है। इसी बल के कारण चालक बल की दिशा में गतिशील हो जाता है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। उत्पन्न बल की मात्रा F बराबर BIL sin थीटा न्यूटन होती है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर की मुख्य भूमिका रहती है। यह चालक में धारा की दिशा बदलने में सहयोग करती है, क्योंकि इसके सेगमेंट पर वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं तथा प्रत्येक सेगमेंट अभ्रक से इंसुलेटेड रहता है। अब देखिए, अपवर्ड फोर्स आर्मेचर, मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड फोर्स ब्रश, कम्यूटेटर। अब देखिए, डीसी मोटर के मुख्य भाग। फ्रेम या योक या बॉडी, टर्मिनल बॉक्स, लिफ्ट आई, फ्रेम, फिट। यह मशीन की बाहरी भाग होता है। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बना होता है। इसका मुख्य भाग मोटर के आंतरिक भागों की रक्षा करना तथा चुंबकीय बल रेखा को रास्ता प्रदान करना होता है। डीसी मशीन के योक को लैमिनेट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें ईडी करंट तथा हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। कास्ट आयरन छोटी मोटर, कास्ट स्टील बड़ी मोटर। फील्ड पोल, फ्रेम अथवा योक, फील्ड पोल, कम्यूटेटर, आर्मेचर कंडक्टर, पोल शू, शाफ्ट, फील्ड वाइंडिंग। इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। डीसी मशीन के फील्ड वाइंडिंग में डीसी धारा दी जाती है। डीसी मशीन का फील्ड पोल लैमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। फील्ड पोल बॉडी में अंदर की तरफ से स्क्रू या रिवेट से टाइट होता है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है तथा अधिकतम संख्या सामान्यतः 8 होती है। डीसी मशीन में फील्ड स्थिर रहता है। फील्ड रेजिस्टेंस का मान 100 ओम से अधिक होता है। आर्मेचर, लैमिनेटेड आयरन, आर्मेचर कंडक्टर्स इन स्लॉट ऑन रोटर, एक्सटर्नल आर्मेचर टर्मिनल ब्रश, कम्यूटेटर बार्स, शाफ्ट। यह मोटर को घूमने वाला भाग रोटर है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है, ताकि उनमें हिस्टैरिसीस लॉस तथा एडी करंट क्षति कम हो। इसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर में लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के समान होती है तथा वेव वाइंडिंग में 2 होती है। सामान्यतः आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान 1 से 2 ओम होता है। आर्मेचर कोर के लैमिनेशन की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm होती है। आर्मेचर मेन फ्लक्स को निम्न प्रतिष्ठित रिलक्टेंस का रास्ता प्रदान करता है। कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक, यह हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों को बैकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। पत्तियों सेगमेंट के बीच में माइका भरा रहता है। यह आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर लगा होता है। मोटर में इसका कार्य डीसी को एसी में बदलना होता है। ब्रश, देखिए ब्रश, स्टेटर मैग्नेट, आर्मेचर रोटर वाइंडिंग, स्टेटर मैग्नेट, ब्रश, कम्यूटेटर, बियरिंग, शाफ्ट। यह कार्बन का बना होता है। कार्बन के बने ब्रश नर्म और स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं। ब्रश के द्वारा ही करंट मोटर को दिया जाता है। वैद्युतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी V बराबर EB प्लस IA RA, दोनों तरफ IA से गुणा करने पर V इंटू IA बराबर EB प्लस IA स्क्वायर प्लस RA। यहाँ पे यह V इंटू IA इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, EB इंटू IA आउटपुट मैकेनिकल पावर।
आई स्क्वायर ए आर्रे लॉसेस है। अब देखिए फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाए जाए कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की दूसरी अंगुली चालक में विद्युत धारा की दिशा करो तो अंगूठा चालक की घूर्णन दिशा को व्यक्त करेगा। देखिए फोर फिगर, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी जिसे बोलता है। मिडल फिगर, दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा जिसे मध्यमा बोला जाता है। थंब, अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा को अंगूठा बताता है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। अब देखिए डीसी मोटर का परिपथ। सप्लाई, आर्मेचर करंट, ब्रश, आर्मेचर, फिर वाइंडिंग, ईबी बैक ईएमएफ, आई फाइव फ्लक्स। देखिए आई एल बराबर आई एफ बराबर आई ए, सीरीज में तीनों बराबर होता है। फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर मोटर का नामकरण करते हैं। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए इस मोटर को डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा रहे तो इस प्रकार के मोटर को डीसी शंट मोटर कहते हैं। अब देखिए डीसी मोटर की घूर्णन दिशा का परिवर्तन करने का तरीका। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा परिवर्तित करके। फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम के अनुसार फ्लक्स की दिशा परिवर्तित हो जाने से मोटर की घुमाव की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। टी प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए, यहाँ पे फील्ड फ्लक्स है। दूसरा, आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करके डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए मोटर फील्ड फ्लक्स या आर्मेचर करंट को परिवर्तित कर देते हैं। दोनों एक साथ परिवर्तित नहीं करेंगे, किसी एक को ही करेंगे। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर के संयोजन या फील्ड वाइंडिंग के संयोजन को परिवर्तित किया जाता है। देखिए चालक पर लगने वाला विद्युत बल। जब मैग्नेटिक फील्ड में धारावाही चालक को रखा जाता है तो इस चालक पर बल लगता है। यह बराबर बी आई एल साइन थीटा। बी चुंबकीय क्षेत्र, आई चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, एल चालक की लंबाई, थीटा बी और एल के बीच का कोण। अब देखिए विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ। जब मोटर का आर्मेचर घूमने लगता है तब उस पर स्थापित चालक भी घूमने लगता है और यह चालक मोटर के फील्ड फ्लक्स से कट करता है। ऐसा होने पर फैराडे के प्रेरण नियम के अनुसार मोटर के आर्मेचर चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसे बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ की दिशा मोटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल या लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। बैक ईएमएफ मोटर के सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ईबी का मान सप्लाई वोल्टेज वीएस से कम होना चाहिए। वीएस इज ग्रेटर देन ईबी। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान शून्य होने पर मोटर रुक जाती है, अतः मोटर को गति प्रदान करने के लिए बैक ईएमएफ ईबी का होना अनिवार्य है। ईबी बराबर एन इंटू पी इंटू फाइव इंटू जेड बटा के 60 है। फाइव फील्ड फ्लक्स प्रति पोल, जेड चालकों की संख्या, एन मोटर की गति, पी फील्ड पोल की संख्या, ए समांतर पथों की संख्या। तो देखिए वेब वाइंडिंग में ए बराबर 2, लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ 0 होने के कारण मोटर अधिक स्टार्टिंग करंट लेता है। इस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए या प्रारंभ में बैक ईएमएफ का ईबी का मान बढ़ाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। बैक ईएमएफ का मान शून्य हो गया तो मोटर जल जाएगा। मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल एक जैसे होते हैं। ईबी बराबर एन इंटू पी इंटू फाइव इंटू जेड बटा के 60 है। ईबी बराबर एन इंटू पी इंटू फाइव इंटू जेड बटा के 60 है। मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखिए नाउ आई एफ प्रोपोर्शनल फाई। आई एफ फील्ड करंट है। आई एफ प्रोपोर्शनल फाई एफ फील्ड फ्लक्स है। अब देखिए एट नो लोड आई ए बराबर 0 तो फाई बराबर 0,
तो देखिए ई बराबर एन इंटू पी इंटू फाइव इंटू जेड बटे के 60 है, तो एन बराबर हो जाएगा ई इंटू 60 है बटा के पी फाइव जेड। एन बराबर के इंटू ई बटे के फाइव, यहाँ पे के 60 है बटा के पी इंटू जे कांस्टेंट है। अब देखिए एन प्रोपोर्शनल 1/5, जब फाइव का मान शून्य हो, नो लोड पर स्पीड इन्फिनिटी होती है। एन प्रोपोर्शनल 1/0 यानी इनफाइनाइट। अब देखिए टी प्रोपोर्शनल 1/n, यहाँ पे टी टार्क है। अब देखिए आरोपित विद्युत वाहक बल भी तथा बैक ईएमएफ में निम्न रिलेशन होता है। ईवी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, आई ए आर्मेचर करंट, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, भी सप्लाई वोल्टेज, ईवी बैक ईएमएफ। अब देखिए आर्मेचर टार्क, आर्मेचर के सभी चालकों में उत्पन्न कुल टार्क आर्मेचर टार्क टी ए कहलाता है। ईवी इंटू आई ए बराबर 2 पाई टी ए बटा के 60। यहाँ से देखिए टी ए बराबर 5 इंटू जेड इंटू पी इंटू आई ए बटा के 2 पाई ए। अब देखिए टी ए प्रोपोर्शनल 5 इंटू आई ए, तब देखिए टी बराबर के इंटू 5 इंटू आई ए। देखिए चूँकि जेड इंटू पी बटा के 2 पाई इंटू ए के कांस्टेंट होता है, इसे टी ए से निरूपित किया जाता है। यह प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। आर्मेचर टार्क का मान आर्मेचर धारा में फील्ड फ्लक्स के अनुपाती होता है। अब देखिए टी ए प्रोपोर्शनल 5 इंटू आई ए, 5 का मान कांस्टेंट होता है, अतः टी ए प्रोपोर्शनल आई ए होता है। अर्थात देखिए टी ए 1 बटा के टी ए 2 बराबर आई ए 1 बटा के आई ए 2। अब देखिए डीसी मोटर में आर्मेचर करंट 10 एम्पियर है, जबकि टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान लगभग 1 ओम हो है तो बैक ईएमएफ नाउ ईबी बराबर हो जाएगा वी माइनस आई ए आर ए। ईबी बराबर 220 माइनस 10 गुणे के 1, यानी वी बराबर 220 माइनस 10 यानी 210 वोल्ट। देखिए डीसी मोटर की गति, स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ ईबी के समानुपाती तथा फ्लक्स फाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एन प्रोपोर्शनल ईबी बटा के फाई, एन प्रोपोर्शनल वी माइनस आई ए आर ए बटे के फाई। एन बराबर वी माइनस आई ए आर ए बटा के फाई, वी बराबर ईबी प्लस आई ए आर ए, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, के बराबर जेड इंटू पी बटा के 60 है कांस्टेंट, जहाँ एन आर्मेचर की स्पीड, बी आरोपित ईएमएफ, आई ए आर्मेचर करंट, आर ए आर्मेचर प्रतिरोध, फाई फ्लक्स, ए आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या है। यदि बैक ईएमएफ को स्थिर मान लिया जाए तो मोटर की गति फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। एन प्रोपोर्शनल 1 बटा के फाई। बैक ईएमएफ गति व फ्लक्स में संबंध। यदि फ्लक्स बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगी, तब लोड भी बढ़ेगा, फिर मोटर की गति घटेगी। यदि फ्लक्स घटता है तो करंट भी घटता है, तो लोड भी घटेगा, तो मोटर की गति बढ़ेगी। n1 बटे के n2 बराबर फाई 2 बटे के फाई 1, ईबी 1 बटे के ईबी 2 बराबर n1 बटे के n2, या ईबी 1 बटे के ईबी 2 बराबर फाई 1 बटे के फाई 2। अब देखिए मोटर की क्षमता एचपी में प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी मोटर का बैक ईएमएफ 500 वोल्ट है तब उसकी गति 800 आरपीएम है। यदि गति 1200 आरपीएम कर दिया जाए तो बैक ईएमएफ होगा ईबी 1 बटा के ईबी 2 बराबर n1 बटे के n2, यानी 500 बटा के ईबी 2 बराबर 800 बटा के 1200, यानी ईबी 2 बराबर 1200 गुणे के 500 बटे के 800, यानी 750 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए किसी मोटर का बैक ईएमएफ 150 वोल्ट है जब उसकी गति व फ्लक्स 500 आरपीएम व 20 वेबर है। यदि उसकी गति व फ्लक्स को 1000 आरपीएम व 40 वेबर कर दिया जाए तो बैक ईएमएफ क्या होगा। देखिए ईबी 1 बटे के ईबी 2 बराबर n1 बटे के n2 गुणे के फाई 2 बटे के फाई 1, अर्थात 150 बटे के ईबी 2 बराबर 500 बटा के 1000 गुणे के 40 बटा के 20, तो ईबी 2 का मान हो जाएगा 150 वोल्ट। नोट बैक ईएमएफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए डीसी मोटर की
अधिकतम शक्ति हेतु शर्त। डीसी मोटर की अधिकतम शक्ति हेतु शर्त ईबी बराबर होता है V/2। बी यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है। डीसी मोटर की कार्य कुशलता ईबी/V होता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के प्रकार, पहला डीसी सीरीज मोटर, दूसरा डीसी शंट मोटर, तीसरा डीसी कंपाउंड मोटर। अब देखिए डीसी कंपाउंड मोटर दो प्रकार होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब देखिए डिफरेंस कम्युलेटिव कंपाउंड में भी दो होते हैं, लॉन्ग शंट कनेक्शन, शॉर्ट शंट कनेक्शन। अब देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में भी दो होते हैं, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट कनेक्शन। डीसी सीरीज मोटर। डीसी श्रेणी मोटर में आर्मेचर में प्रवाहित कुल धारा श्रेणी फील्ड वाइंडिंग से होकर भी गुजरती है। इसमें आर्मेचर व श्रेणी फील्ड दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, अतः भार में परिवर्तन होता है तो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। डीसी श्रेणी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है। डीसी श्रेणी मोटर की गति लोड के साथ परिवर्तित होती है। भी सप्लाई IL, ISI, RSI, IER, RA इंटू EB। डीसी सीरीज मोटर IA बराबर ISI बराबर IL, V बराबर ISI इंटू RSI प्लस IA प्लस EB। यहाँ पे ISI बराबर है IA के, V बराबर IA कोष्टक में RSI प्लस RA कोष्टक बंद प्लस EB। अब देखिए EB बराबर V माइनस IA कोष्टक में RSI प्लस RA। उक्त समीकरण में IA से गुणा करने पर शक्ति समीकरण प्राप्त होता है, V इंटू IA बराबर IA का स्क्वायर कोष्टक में RSI प्लस RA कोष्टक बंद प्लस EB इंटू IA। सीरीज फील्ड वाइंडिंग हेतु कम प्रतिरोध वाले मोटे तार के कम टर्नों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर में टार्क तथा आर्मेचर करंट का ग्राफ पहले परवलयाकार होता है तथा बाद में लीनियर हो जाता है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड का 5 गुना होता है। बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर की गति बहुत उच्च होती है, इसलिए डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। IA बराबर 0, एट नो लोड IA बराबर 0, IA बराबर ISI बराबर 0, फाई बराबर 0, n बराबर EB/φ, अर्थात n का मान इनफाइनाइट, n इनफाइनाइट। जब लोड न हो तो डीसी सीरीज मोटर में स्पीड अनंत हो जाती है। यदि डीसी सीरीज मोटर लोड के साथ चल रहा है और तब अचानक उसका फील्ड वाइंडिंग टूट जाए तो मोटर रुक जाएगी। डीसी सीरीज मोटर का कम लोड में स्पीड अधिक होता है, अर्थात लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का स्पीड घटता है एवं टार्क बढ़ता है। फ्लक्स का मान बढ़ने से मोटर की स्पीड कम हो जाती है तथा फ्लक्स का मान घटने से मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। यदि डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर में धारा 5% कम कर दी जाए तब बल आघूर्ण का मान पहले की तुलना में 9.7% कम हो जाएगा। श्रेणी में प्रयुक्त इन डाइवर्टर का प्रतिरोध लगभग 0.1 ओम होता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज मोटर। देखिए टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। टार्क आर्मेचर करंट IA P। बिंदु P चुंबकीय संतृप्ति से पहले टार्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, T प्रोपोर्शनल IA का स्क्वायर। बिंदु P के बाद टार्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, T प्रोपोर्शनल IA। देखिए गति आर्मेचर धारा अभिलक्षण, n आर्मेचर धारा IA, n प्रोपोर्शनल 1/IA। आर्मेचर धारा बढ़ने से मोटर की गति कम हो जाती है तथा आर्मेचर धारा या लोड के कम होने से मोटर की गति बढ़ जाती है। गति टार्क अभिलक्षण, स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स, n स्पीड टार्क TE। टार्क तथा गति दोनों आर्मेचर धारा पर निर्भर करते हैं। n प्रोपोर्शनल 1/IA, T प्रोपोर्शनल फाई इंटू IA। यदि मोटर की गति बढ़ेगी तब बलाघूर्ण कम होगा तथा यदि बलाघूर्ण बढ़ेगा तो मोटर की गति कम हो जाएगी। सीरीज मोटर का उपयोग, इसका उपयोग परिवर्तनीय गति पर उच्च आरंभिक बलाघूर्ण के भारी भरकम कार्यों में होता है, जैसे वैद्युत इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन
ट्रामवे, हाईएस्ट लिफ्ट, ट्राली आदि में। अब देखिए संट मोटर, आर एस एच, आई एस एच, आई एल, आई ए आर ए, ई वी प्लस माइनस भी। संट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित होती है। संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। संट मोटर का स्टार्टिंग टार्क पूर्ण लोड टार्क का लगभग 1.5 गुना होता है। संट मोटर में लोड बढ़ने से टार्क भी बढ़ जाता है तथा घटने से टार्क भी घट जाता है। संट मोटर की गति लगभग समान रहती है। शंट मोटर का गति नियमन स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, वैद्युत धारा समीकरण, करंट इक्वेशन, आई एल बराबर आई ए प्लस आई एस एच। आर्मेचर परिपथ के लिए वोल्टता समीकरण, वोल्टेज इक्वेशन, वी बराबर आई ए प्लस आई ए आर ए प्लस ई बी। आर्मेचर धारा आई ए बराबर वी माइनस ई बी बटा के आर ए तथा आर्मेचर प्रतिरोध आर ए बराबर वी माइनस ई बी बटा के आई ए। अब देखिए समीकरण 2 से विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। समांतर परिपथ के अनुसार वोल्टता समीकरण, वोल्टेज इक्वेशन, आई एस एच आर एस एच बराबर वी बराबर आई ए आर ए प्लस ई बी। अब देखिए आई एस एच बराबर वी बटा के आर एस एच बराबर आई ए आर ए प्लस ई बी बटा के आर एस एच तथा आर एस एच बराबर वी बटा के आई एस एच आई ए आर ए प्लस ई बी बटा के आई एस एच। शंट मोटर का अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट मोटर। शंट मोटर को लोड रहित अवस्था में चलाया जा सकता है। अब देखिए टार्क आर्मेचर धारा टी ए बटे के आई ए अभिलक्षण। शंट मोटर के लिए टार्क आर्मेचर धारा आई ए और फ्लक्स फाई से अनुक्रमानुपाती होता है। टी ए प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए। परंतु शंट मोटर में फ्लक्स फाई का मान लगभग स्थिर रहता है, अतः टी ए प्रोपोर्शनल आई ए। इस प्रकार टार्क आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए टार्क तथा आर्मेचर धारा का वक्र एक सरल रेखा होता है। टी ए आई ए आर्मेचर करंट, टार्क टार्क दूसरा गति आर्मेचर धारा एन बटा के आई ए। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड आर्मेचर करंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्मेचर करंट आई ए, स्पीड एन, टी ए। शंट मोटर की गति में लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक बहुत थोड़ा अंतर पैदा होता है। एन प्रोपोर्शनल ई बी बटा के फाई आर एन बराबर वी माइनस आई ए आर ए बटा के के वन फाई ई बटा के के वन इंटू फाई। शंट मोटर में वी कामा आर ए फाई तथा के वन का मान लगभग स्थिर रहता है, केवल आर्मेचर धारा ही चरपद होता है। और देखिए तीसरा गति टार्क एन ए बटा के टी ए अभिलक्षण, स्पीड टार्क टी ए एन ए। वक्र से स्पष्ट है कि टार्क वृद्धि या गति पर पड़ने वाला प्रभाव लगभग नगण्य रहता है। टार्क बढ़ने पर गति थोड़ी सी घट जाती है। शंट मोटर का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ शंट मोटर, जहाँ लगभग स्थिर गति की आवश्यकता होती है वहाँ इन मोटरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे खराद मशीन, पानी के पंप, ब्लोअर, ग्राइंडर, पॉलिशर, मोटर जनित्र से छपाई मशीन आदि। कंपाउंड मोटर, जिस डीसी मोटर में दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग अर्थात सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, वह कंपाउंड मोटर कहलाती है। शंट क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में तथा श्रेणी क्षेत्र आर्मेचर की श्रेणी में जुड़ा होता है। कंपाउंड मोटर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि उसके द्वारा पैदा किए गए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले हों, तो वह क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाती है। यह मोटर निम्न दो प्रकार की होती है, लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब देखिए आर एस एच, आई एस एच, आई एल भी, आर एस आई, आई एस एच, आई ए, ई बी, आर ए। ठीक है, वैद्युत परिपथ समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट।
आई ए बराबर आई एस आई बराबर आई एल माइनस आई एस एच विरोधी विद्युत वाहक बल वी बराबर वी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस आई आर एस आई ई बी बराबर वी माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई 60 शंट कंपाउंड कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर 60 शंट कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर में शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। आई एस एच आर एस एच आई ए ई बी आई एस आई आर एस आई आई एल 60 शंट कंपाउंड मोटर की वैद्युत समीकरण लाइन आई एल बराबर आई एस आई बराबर आई एल माइनस आई एस एच विरोधी विद्युत वाहक बल वी बराबर वी माइनस आई आर ए माइनस आई एस आई आर एस आई ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस आई आर एस आई कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर का अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर टार्क आर्मेचर धारा टी ए आई ए अभिलक्षण टी ए टार्क आर्मेचर करंट रेटेड टार्क शंट कुमुलेटिव कंपाउंड सीरीज कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर में विकसित होने वाला टार्क पूर्ण लोड शंट मोटर की अपेक्षा तो कम होता है परंतु सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक होता है। कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर का स्टार्टिंग टार्क शंट मोटर के स्टार्टिंग टार्क की अपेक्षा अधिक होता है। तो देखिए गति आर्मेचर धारा अभिलक्षण एन बटा के आइए सीरीज कुमुलेटिव कंपाउंड स्पीड आर्मेचर करंट आइए एन कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड गति होने पर शंट मोटर की अपेक्षा अधिक रहती है परंतु सीरीज मोटर की अपेक्षा कम रहती है। तो देखिए स्पीड टार्क एन बटा के अभिलक्षण एन स्पीड टार्क देखिए लोड वृद्धि के साथ मोटर की गति घटती है